लखनऊ में पुलिस ने सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया। मनीष जगन पर सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का आरोप है। सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। मुख्यालय के बाहर तमाम सपा कार्यकर्ता अड़े रहे, बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। यहां अच्छी खासी धक्का मुक्की झड़प जैसी स्थिति बनी रही। वजह है सपा के ट्विटर हैंडल को हैंडल करने वाले हेड हैं मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का मामला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय जाकर के अखिलेश यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हमेशा की तरह अब भी सेमी बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को ध्यान रखना चाहिए कि 2012 और 17 वाला ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि 17 से 23 वाला यूपी है और अब ये सब नहीं चलेगा। क्या अखिलेश यादव जी आज एक सेमी बलात्कारी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए, तो इससे आप आइडिया लगाइए कि वो जब 12 से 17 उनकी सरकार थी तो कितने बलात्कारियों की मदद उन लोगों ने की होगी, कितने बलात्कारियों को उन्होंने छुड़वाया होगा, कितने बलात्कारियों के साथ वो खड़े रहे होंगे। इसी से आइडिया लगाया जाता है। और आज इस बात को जनता कनेक्ट कर रही है कि यही कारण था, मुजफ्फरनगर दंगे का यही कारण था कि बलात्कारियों के साथ हमेशा अखिलेश यादव खड़े रहते हैं। और आज फिर अखिलेश यादव ने वो साबित कर दिया कि वो सेमी बलात्कारियों के साथ भी खड़े हैं। अखिलेश यादव जी से पूछिए कि क्या ऐसे सेमी बलात्कारियों का आप साथ देंगे जो बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ लिखेंगे, बहन बेटियों के कपड़े उतारने की बात करेंगे, बहन बेटियों के कपड़ों में टोटी लगाने की बात करेंगे? क्या ऐसे बलात्कारियों के साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं? अखिलेश यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये 12 से 17 का नहीं, 17 से 23 का यूपी है। अब ये सब नहीं चलेगा। और जिस तरीके की गुंडई आपके लोग करते हैं और जिस तरीके की ये आप सेमी बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, आपको जनता जवाब देगी आने वाली। वहीं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सपा के सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी और पत्रकारों के ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इसी को लेकर मनीष जगन अग्रवाल के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी को लेकर के मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया मनीष अग्रवाल के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हैं, जिसकी जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी द्वारा एक कंप्लेंट दी गई डॉक्टर ऋचा राजपूत के विरुद्ध। उसमें भी ये कहा गया है कि कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उसमें मेंशन किए गए हैं। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें भी इसी प्रकार से प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी, विवेचना करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि महिलाओं के प्रति जहाँ पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है उसमें सभी प्रकरणों में कार्रवाई की जाएगी और ठोस पुख्ता कार्रवाई सभी प्रकरणों में की जाएगी। वहीं सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और नियम के तहत ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल
के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं उनमें से कुछ 153A, 295A, 500, 505, 2, 504, 66 IT एक्ट, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153B, 295A, 298, 420 और IT। वहीं औरैया पहुंची बीजेपी की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल लगातार बीजेपी की महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिसे लेकर थाने में केस दर्ज करा दिया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी का ये मामला है, जिस पर हो हल्ला मचा है। तो इस पर प्रतिक्रिया आई है बीजेपी के ट्विटर हैंडल की हेड मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, लगातार अभद्र टिप्पणी करी जा रही थी। सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी रही है, जो उनकी बहनें रही, उनके लिए वो इसी भाषा का प्रयोग लगभग 6-7 महीने से कर रहा है और वो व्यक्तिगत भी उसका हैंडल चल रहा है जो मनीष जगन अग्रवाल के नाम से है और सेम वही भाषा उसके हैंडल से भी पड़ती आई है। तो जो लगातार वो मुझ पे बार बार टिप्पणी कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था कि तुमको देख लेंगे, सत्ता परिवर्तन तो होके रहेगा। भाई सत्ता परिवर्तन है तो क्या आप गुंडागर्दी करने लगेंगे? आज अखिलेश यादव जिस तरीके से 7 साल में पहली बार धरने पे बैठ गए हैं, उन्होंने तो साबित कर दिया है कि जितनी गंदी गाली आप दे सकते हो उतने ज़्यादा आप समाजवादी पार्टी के लिए आवेदन भरने के लिए सबसे बड़े समर्थक हो जाओगे। तो अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो खुद ही साबित कर रहे हैं कि वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हैं। चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इनके कार्यकर्ता हर जगह गुंडाई करते हैं। इनके यहाँ के जो भी नेता है, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, चाहे वो आजम खान हो, महिलाओं के अंतर वस्त्र के रंग बताया करते हैं। तो ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? और अलीगढ़ पहुंचे मुरादाबाद के सांसद ST हसन ने समाजवादी पार्टी के IT चीफ की गिरफ्तारी पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि IT चीफ ने यदि कोई अभद्र टिप्पणी की थी तो कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर मामूली बात पर सपा के लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। देखिए, अगर IT चीफ ने कोई ऐसा अभद्र टिप्पणी करी थी तो कोर्ट को इसका संज्ञान लेना था। अगर कोई कसूरवार है तो कोर्ट उसको भेजता है। मामूली बातों पे समाजवादी पार्टी के लोगों को हरास किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो आखिर प्रजातंत्र अब कहाँ है? कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे मुल्क को आज़ाद करा के एक प्रजातंत्र दिया था, बाबा साहब के संविधान ने जो हमें राइट दिए थे, धीरे धीरे करके वो सब ख़त्म हो रहे हैं। मुंह पे ताला लगा लो, कानों को बंद कर लो, ना सुनो और ना बोलो। जोशीमठ आपदा पर एक्शन में केंद्र सरकार है, क्योंकि कल जोशीमठ के दौरे पर NDMA की टीम जाएगी। गृह मंत्रालय में सेवा प्रबंधन के सचिव भी जाएंगे और PM के प्रधान सचिव की एक बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कल जोशीमठ जाएंगे। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम होगी जो बारीकी से हालात का निरीक्षण करेगी, अध्ययन करेगी और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाएगी और यही रिपोर्ट केंद्र को सौंपनी होगी। तो देखिए, जिस तरीके से जोशीमठ से तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वहां के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आज एक बड़ी बैठक हुई है, जहां आज इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 7 संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ एक पूरी टीम कल जोशीमठ जाएगी, हालात का जायजा लेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी और इस रिपोर्ट को सौंपना होगा केंद्र को।
प्रधान सचिव ने आज जोशीमठ की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने उन्हें यहां की स्थिति से अवगत भी कराया है। ऐसे में केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने, यहां की जिंदगी को बचाने के लिए किस तरीके से सहायता की जाएगी, इस पर पूरा विचार विमर्श भी हुआ है। ऐसे में जोशीमठ की स्थिति को देखने के लिए सचिव सीमा प्रबंधन और एनडीएमए के कुछ सदस्य कल यानी कि सोमवार को जोशीमठ पहुंच रहे हैं। वो यहां पर तमाम चीजों का दौरा भी करेंगे, स्थितियों का जायजा भी लेंगे और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिलहाल भारत सरकार की एजेंसियों के द्वारा यहां पर किस तरीके से लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार किया जाना है, इसका एक पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है। केंद्र की ओर से जोशीमठ की पूरी स्थिति पर यहां पर नजर रखी गई है और साथ ही किस तरीके की सहायता हो सकती है, उन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। काशी पहुंचने पर सीएम सबसे पहले बीएचयू गए, वहां पर आयोजित सुफलनाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम ने गंगा किनारे बने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। टेंट सिटी के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी शेल्टर होम पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को कंबल बांटे। आपको बताएं, सीएम योगी के दौरे को लेकर के वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बीएचयू में आयोजित सुफलाम कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने G20 समेत कई बातों का जिक्र किया। तो आज वाराणसी दौरे से जुड़ी ये 4 तस्वीरें। ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक लगभग शासन किया था और उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। और भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास दुनिया के उन 20 बड़े देशों के लिए नीति बनाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है अगले 1 वर्ष तक। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनके अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी जिनके पास है और दुनिया के अंदर 90% पेटेंट जिनका अधिकार है। वे 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल उनका नेतृत्व करेगा बल्कि दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। और तो देखिए, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि समिट को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 1 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश की तैयारी है। केंद्रीय बजट के लिए जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक हुई थी, उम्मीद करता हूं कि केंद्र का सहयोग पहले जैसा ही मिलता रहेगा, आगे भी ये सहयोग जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। जिस तरह अगर बात करें तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है, आप लोगों की बैठक भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के बारे में और देश के बारे में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाया है। हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं वो लोग और उनका दृष्टिकोण देख लीजिए। अभी जब कोरोना की बात आई तो उन्होंने सभी पूरे देशवासियों के लिए जो भी पात्र गृहस्थी जो राशन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों को अनाज की फिर से व्यवस्था करवा दी। तो ये अपने उनकी संवेदनशीलता दर्शाती है कि हर तरीके से वो पॉजिटिव हैं और देश के आम आदमी को बजट का लाभ देना चाहते हैं। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी भार है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है और पूरी तरीके से हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम जो भी टारगेट दिया गया उसको अचीव करें। केंद्रीय बजट जिस तरीके से पेश होना है उसमें उत्तर प्रदेश की सहभागिता भी है। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो भी बातचीत रही है उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को बता दिया है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सहारनपुर से खबर है, भगवानपुर रोड के पास सड़क हादसा हुआ है। 3 बाइक सवार युवक ट्रक से टकराए हैं। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से, भगवानपुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। 3 बाइक सवार पीछे से ट्रक से टकराते हैं। 1 शख्स की मौके पर मौत, 2 शख्स घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया है पुलिस ने।
पीलीभीत से खबर है, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर यह अवैध कब्जा था। अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी चला करके तोड़ा है। तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में यह बुलडोजर चलाया गया है। अमरिया तहसील क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला। खबर हमीरपुर से है। चंद्रावल नदी में एम्बुलेंस फंसी। बच्चे को घर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस जा रही थी, जो कि नदी में फंस गई। तीमारदार ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई थी। पुल न होने के कारण नदी से ही निकलती है गाड़ियां। तीमांदर थाना के सिसोलर गांव के किसवाही गांव का रहने वाला एक शख्स है, जिसने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई थी। लेकिन एम्बुलेंस जिस रास्ते से आती है, उस रास्ते का हाल ऐसा है कि एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से फंस गई। बाराबंकी में हत्या के आरोपी पर इनाम रखा गया है। पुलिस ने तस्वीर जारी करके 25,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित हैं। आरोपी पर 3 महिलाओं की हत्या का आरोप है। बड़ी खबर बाराबंकी से, हत्या के आरोपी पर इनाम रखा गया है। 25,000 का इनाम रखा गया है। 6 टीमें बनाई गई हैं इस आरोपी की धरपकड़ के लिए। आरोप है 3 महिलाओं की हत्या का। बदायूं में 27 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। बीती रात जंगली जानवरों के हमले में 27 भेड़ बकरियां मृत पाई गई। 12 से ज्यादा भेड़ बकरियों के घायल होने की भी खबर है। कस्बा अलापुर वार्ड नंबर 9 में जंगली जानवरों ने हमला बोला। इससे भेड़ पालने वाले को भारी नुकसान हुआ है। उनका पशुधन गया है। पशु पालने वाले इससे दहशत में हैं। जंगली जानवर के हमले में मवेशियों के मरने की खबर। खबर आगरा से है। शूटिंग के लिए पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। गुरु रंधावा भी शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे। अनुपम खेर ने ताजमहल के पीछे एक वीडियो बनाया है। वीडियो में अनुपम खेर गुरु रंधावा गाना गाते दिखाई दे रहे हैं। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, तेनू ताज। तो गुरु रंधावा का गाना है जिसे गुनगुना रहे हैं। इस गाने में भी जिक्र है ताजमहल का। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी। बड़ी खबर मिल रही है वाराणसी से। सीएम वापस लौटे हैं काशी। कोहरे के कारण सीएम का चॉपर नहीं उड़ पाया। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब रात्रि विश्राम के बाद कल काशी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, आज काशी का ये पूरा कार्यक्रम था, लेकिन आज ही रवानगी की खबर थी। लेकिन कोहरे के कारण सीएम का चॉपर नहीं उड़ सका, इसलिए वो सर्किट हाउस वापस लौट रहे हैं। और अब कल काशी से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। आज कई तरीके का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री का पूरा दिन और आज शाम को रवानगी की भी खबर थी। ये शेड्यूल था, लेकिन कोहरे की वजह से सीएम का चॉपर नहीं उड़ सका, उड़ान नहीं भर सका। खराब मौसम की वजह से, कोहरे की वजह से, इसलिए अब फिर से वापसी कर रहे हैं काशी के सर्किट हाउस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी रहकर ही कल रवाना होंगे वो लखनऊ के लिए। आज के कार्यक्रम पर नजर डालें तो आज का पूरा दिन काशी के नाम था, लेकिन अब रात्रि विश्राम भी काशी में करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उधर कानपुर में मिला एक गिद्ध चर्चा का विषय बन गया है। गिद्ध को कुछ लोगों ने बड़ी ईदगाह के कब्रिस्तान से पकड़ लिया। ये विलुप्त प्रजाति का गिद्ध बताया जा रहा है, जो देखने में काफी विशालकाय है। आमतौर पर ऐसा गिद्ध हिमालय की 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। कानपुर में मिले इस गिद्ध के पंख 5 फीट लंबे बताए जा रहे हैं। देश के गिद्ध विलुप्त होने की श्रेणी में आ चुके हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिले गिद्ध की खबर काफी अहम है। फिलहाल पकड़े गए गिद्ध को पुलिस संरक्षण में भेज दिया गया है। हरदोई से खबर है, खेत में 10 फीट का अजगर मिला है। अजगर देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के कन्नौज मार्ग पर बसे महिमपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को रेस्क्यू किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।